प्राचीन शहर क्रोरान में एक भयंकर युद्ध छिड़ गया था। डेमी इमोर्टल एकेडमी के योद्धाओं की एक सेना ने शहर की दीवारों को तोड़ दिया था और उन्होंने असंख्य पिशाच डाकुओं को मार डाला था। कई जगहों पर लोग अपनी ऊर्जा को बादलों के साथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वे 9वें स्तर पर पहुंच गए थे और ऊर्जा के स्वामी बन गए थे। जहां तक पिशाचों की बात है, उन्हें हर तरफ से हार का सामना करना पड़ रहा था। डेमी इमोर्टल एकेडमी की सेना बहुत बड़ी थी। इसके अलावा वे संगठित तरीके से लड़ रहे थे। वे पंक्तियों और टीमों में बंटे हुए थे, जो सब मिलकर काम कर रहे थे, अपनी असली ऊर्जा को जोड़ रहे थे, जिससे उनके लिए पिशाचों को मारना खरबूजे काटने जितना आसान हो गया था। आखिरकार पिशाच डाकू मूल रूप से एक बेकाबू भीड़ थे। वे डेमी इमोर्टल एकेडमी के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं से कैसे निपट सकते थे, जो देश का शीर्ष संगठन है, जिसके पहले साल के योद्धा भी 8वें स्तर पर थे और जिसके अंदर के योद्धा 9वें स्तर के विशेषज्ञ थे। पिशाच डाकुओं में ऊर्जा के स्वामी बहुत ही कम थे। हमारी एकेडमी से और भी योद्धा इस समय आ रहे हैं। देखो दोस्तों, ये 5 लाइटनिंग सोसाइटी और डिवाइन एबिलिटी सोसाइटी है। सभी आ रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि छोटू कैसा है। स्वर्णिम और अन्य लोगों ने अभी अभी अपने 100वें पिशाच को मारना समाप्त किया था और अब वे आराम कर रहे थे। मुझे नहीं पता, सिफान ने जवाब दिया। मैंने अभी शहर के केंद्र से कुछ शक्तिशाली ऊर्जा में उतार चढ़ाव महसूस किए हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वज्रा रक्तान के साथ लड़ रहा है। देवांकर, हिमाक्ष, स्वर्णिम, तुम्हें ऊर्जा के स्वामी स्तर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? मेरी ऊर्जा धड़क रही है, स्वर्णिम ने जवाब दिया। मैं कहूंगा कि इस लड़ाई के खत्म होने के बाद और जब हम वापस एकेडमी में आ जाएंगे, तो मेरे पास अपनी सफलता पाने के लिए जरूरी स्पिरिट पिल्स खरीदने के लिए पर्याप्त योग्यता अंक होने चाहिए। फिर हम सभी बाहरी कैंपस के योद्धा बन सकते हैं और अपने साथ जुड़ने के लिए लोगों को भर्ती करना शुरू कर सकते हैं। हम सच में अपना नाम बनाना शुरू कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे समाज हैं, देवांकर ने आह भरते हुए कहा। भीड़ से अलग दिखना जितना आसान लगता है, उतना है नहीं। एकेडमी के अंदर के झगड़े पूरे ब्लैक डिफाइड सम्राट राजवंश के झगड़ों से भी ज्यादा भयंकर और जानलेवा हो सकते हैं। वहां कुछ नियमों का पालन करना होता है, इसलिए दुश्मन आमतौर पर एक दूसरे को नहीं मारते हैं। लेकिन अगर आप एकेडमी में थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आप मर सकते हैं। क्राउन प्रिंस सोसाइटी, डिवाइन एबिलिटी सोसाइटी, 5 लाइटनिंग सोसाइटी और जेंटलमैन सोसाइटी, वे कभी दया नहीं दिखाते। हम ठीक हैं, बस कम दिखो और किसी को मत बताओ कि हम क्या कर रहे हैं। जब तक हम कोई बड़ी गड़बड़ी नहीं करेंगे, तब तक किसी को पता नहीं चलेगा। आखिरकार एकेडमी में इतने सारे योद्धा हैं कि लोग हर किसी पर नजर नहीं रख सकते। जब वे इस बारे में बात कर रहे थे तो उन्हें अचानक पीछे से एक आवाज सुनाई दी। अभी खुद को दिखाना अच्छा नहीं होगा, बस खुद को बेहतर बनाते रहो और प्रतिभाशाली लोगों को स्वाभाविक रूप से हमारे साथ जोड़ने की पूरी कोशिश करो। एक बार जब मैं लाइफ असेसिंग स्तर पर पहुंच जाऊंगा, तो हम आधिकारिक तौर पर सेज डिफाइड सोसाइटी बनाने की घोषणा कर सकते हैं। भाई छोटू, सभी ने पीछे मुड़कर देखा। छोटू अपने हाथों में 2 बड़ी लौकी पकड़े खड़ा था, जिनसे तेज औषधीय खुशबू आ रही थी। फिर उसने 3 औषधीय गोलियां निकाली, जो सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। समूह ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। सुनहरी 9 परिवर्तन गोलियां, यह सही है। मैं खजाने के घरों से ज्यादा लूट नहीं पाया, इसलिए मैंने बस सबसे अच्छी चीजें चुनने की कोशिश की। ये लौकी उनसे भरी हुई है। साथ ही इसमें कुछ बैंगनी रंग की गोलियां भी हैं, जिनके बारे में मुझे नहीं पता। तुम लोग इसे देख लो। वैसे भी एक सुनहरी 9 परिवर्तन गोली तुम तीनों को ऊर्जा का स्वामी बनने के लिए काफी होगी। इसके बाद छोटू ने एक लोंगन फल के आकार की बैंगनी सुनहरी गोली निकाली। बैंगनी सुनहरी नाड़ी मजबूत करने वाली गोली, स्वर्णिम ने कहा। ये तो सुनहरी 9 परिवर्तन गोलियों से भी ज्यादा कीमती है। यह 10,000 साल पुराने बैंगनी सुनहरे पत्थर और 1000 साल पुराने बैंगनी जादुई मशरूम के साथ साथ कई दूसरी करीब जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाई गई है। इसे बनाने में पूरे 20 साल लगते हैं। इनमें से एक गोली भी पूरे शहर जितनी कीमती है। इसे खाओ और तुम अपनी नींव मजबूत कर सकते हो और अपनी जीवन शक्ति बढ़ा सकते हो। ये तुम्हारी ऊर्जा के सागर में थोड़ी सी दिव्य ऊर्जा मिला देगी, जिसे अगर तुम विकसित करोगे तो तुम्हारी नाड़ियों की हालत बहुत सुधर जाएगी। इसीलिए इसे बैंगनी सुनहरी नाड़ी मजबूत करने वाली गोलियां कहते हैं। अगर तुम इन्हें बाजार में बेचो तो इनकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। भाई छोटू, मुझे लगता है कि उस लौकी में सैकड़ों गोलियां होंगी। हम अमीर हो गए, बहुत ज्यादा अमीर। तुमने सही कहा, छोटू ने कहा। बेशक उसने यह नहीं बताया कि उसके हाथ में जो अंगूठी है, उसमें ऐसी ही दर्जनों और गोलियां हैं। दुर्भाग्य से उसे ठीक से पता नहीं था कि ये गोलियां हो क्या हैं। वे साफ तौर पर उस स्तर से ऊपर की चीजें थीं, जिसके बारे में डेमी इमोर्टल एकेडमी के नए योद्धा ही जानते होंगे। चलो एक शांत जगह ढूंढते हैं, जहां मैं तुम्हें सुनहरी 9 परिवर्तन गोलियों और फिर बैंगनी सुनहरी नाड़ी मजबूत करने वाली गोलियों का इस्तेमाल करने में मदद कर सकूं। चलो तुम्हारी नाड़ियों को मजबूत करते हैं और तुम्हें ऊर्जा के स्वामी स्तर पर ले जाते हैं। फिर हम सभी बाहरी कैंपस के योद्धा बन सकते हैं। ये कहकर उसने गोलियां बांट दी।
जहां तक सिफान की बात है, वह पहले से ही ऊर्जा का स्वामी था, लेकिन छोटू ने उसे इनाम के तौर पर एक गोली दे दी। क्रोरान के अंदर जलती हुई युद्ध की लपटों पर एक आखिरी नजर डालते हुए वे मुड़कर चल दिए। आखिरकार उन्हें एक दूर पहाड़ी घाटी मिली जो उनकी जरूरतों के लिए एकदम सही थी। पालथी मारकर बैठ गए, उन्होंने अपनी असली ऊर्जा फैलाई और फिर गोलियां खा लीं। इस प्रक्रिया में 6 घंटे लगे। तब तक दिन फिर से निकल आया था और बर्फ गिरनी बंद हो गई थी, जिससे जमीन पर सूरज की तेज रोशनी पड़ रही थी। छोटू ने अपनी आंखें खोलीं। थोड़ी देर बाद स्वर्णिम, हेमाक्ष और आखिर में नमन ने भी अपनी आंखें खोलीं। इन तीनों से ऊर्जा आसमान में उड़ी, साथ ही तेज गड़गड़ाहट की आवाजें भी आईं। आसपास के बर्फीले पक्षी, बर्फीले खरगोश, बर्फीली लोमड़ियाओं, बर्फीले बंदर, साथ ही शक्तिशाली राक्षस, सभी ने ऊर्जा आभा के स्वामी को पहचान लिया और भाग गए। अब वे सभी ऊर्जा के स्वामी बन चुके थे और मामूली नहीं रहे थे। बहुत बढ़िया, हेमाक्ष ने कहा। हम अब ऊर्जा के स्वामी के तौर पर गर्व से सिर उठा सकते हैं और हमारे कुलों में हमारी स्थिति अब काफी बेहतर हो जाएगी। उन तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण कुलों से थे, लेकिन इस समय तक उनका साधना स्तर कम था। लेकिन अब जब वे ऊर्जा के स्वामी बन गए थे, तो वे डेमी इमॉर्टल एकेडमी के बाहरी परिसर के योद्धा बन गए थे और उनके कुलों के भीतर उनकी स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी और उन्हें पहले से कहीं ज्यादा संसाधन मिलेंगे। और हाँ, वे सभी जानते थे कि यह सब उनके अच्छे भाई छोटू की वजह से हुआ था। उनके बिना उन्हें अपनी सफलता पाने में शायद 10 साल और लग जाते और जीवन में कितने दशक काम करने पड़ते हैं। भाई छोटू, नमन ने कहा, हम धन्यवाद कहने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप सेज डिफाइड सोसाइटी के नेता हैं, इसलिए हम आपके आदेशों का पालन करने के लिए पहाड़ों पर चढ़ेंगे और आग के समुद्र में तैरेंगे, और ऐसा करते समय एक पल भी नहीं हिचकिचाएंगे। हमारे कुलों में हमारी जगह अब अलग होगी, इसलिए यदि आपको अपने कुल के लिए मदद की जरूरत है तो बस कह दीजिए। एक बार जब मैं बाहरी परिसर में शामिल हो जाऊंगा तो मैं अपने परिवार को वापस संदेश भेजूंगा। जल्द ही मैं अपनी जरूरत के हिसाब से मदद के लिए 10 ऊर्जा स्वामियों को बुला पाऊंगा। क्या वे तुम्हें 10 ऊर्जा स्वामी भेजेंगे? हालांकि छोटू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपना चेहरा सामान्य कर लिया। ठीक है, चलो बर्फ और बर्फ की इस धरती से बाहर निकलते हैं। एक बार जब हम एकेडमी में वापस आ जाते हैं तो हम योग्यता अंक के लिए अपने रक्त दानव कोर बदल सकते हैं और फिर बाहरी परिसर के योद्धा के रूप में पदोन्नति पा सकते हैं। बातचीत करते हुए वे बर्फ में तेजी से आगे बढ़ते गए। छोटू बहुत अच्छे मूड में था, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत उत्तर पश्चिम के दूसरे हिस्से में रहने वाला वज्रा गुस्से से आगब बूला हो रहा था। किसने सोचा था कि वह बदमाश रक्तान को मारने की मेरी योजना में गड़बड़ी कर देगा? बतांदी मासनम। इस समय वह तलवार की ऊर्जा इस तरह से निकाल रहा था जैसे कि वह सर्दियों के सूरज से जुड़ना चाहता हो। धीरे धीरे सूरज की रोशनी एक साथ इकट्ठी हुई और फिर सुनहरी किरणों के रूप में उसके अंदर उतर गई। इससे पहले उसकी तलवार टूट गई थी और अब वह उसे वापस जोड़ रहा था। उसकी कॉस्मिक सन ऑफ फ्लेयर तलवार इन्फर्नल देवता भाले की तरह थी, क्योंकि यह उसकी विकसित तकनीक का एक रूप थी। इसने सूर्य के सार और ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करके असली ऊर्जा के साथ मिलाकर एक दिव्य हथियार बनाया। फनायरा ने किनारे से कहा, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है बड़े भाई। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि आप उसे मार देंगे और उसकी पहचान उजागर करेंगे। वह कौन सी ऊर्जा कला का अभ्यास करता है कि शाही स्तर से ऊपर लगता है, इसलिए मैं कहूंगी कि कम से कम ये एक शाही स्तर की कला है। उसके बारे में कुछ बहुत ही जाना पहचाना सा था। उसके साथ थोड़ा और समय बिताने के बाद शायद मैं उसकी पहचान का अंदाजा लगा सकती हूँ। क्या वो तुम्हें जाना पहचाना लग रहा था? वज्रा ने अपने कंधे के ऊपर से उसकी ओर देखा। मुझे मत बताना कि वह सी गॉड एकेडमी का कोई विशेषज्ञ है। मुझे कुछ पता नहीं है, उसने सोचकर कहा। हालांकि सच्चाई सामने आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वह जो भी था उसका मेरे खिलाफ कुछ तो जरूर था। आखिरकार उसने मुझ पर पहले हमला किया और वह भी जान से मारने के इरादे से। लगता है कि वह मुझसे नफरत करता है और मुझे मरवाना चाहता है, और चूंकि वह नाकाम हो गया इसलिए वह निश्चित रूप से फिर से कोशिश करेगा। हाँ, वह बहुत बुरा है, मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ, वज्रा ने जवाब दिया। वह निश्चित रूप से लाइफ असीजर नहीं है, और फिर भी वह उसके जितना ही शक्तिशाली है। अगर ये बात फैल गई तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। वह बेरहमी से मुस्कुराया। हालांकि यह देखते हुए कि उसने मुझसे लड़ाई की, उसने अपनी मौत का फरमान लिख लिया है। तुम सही हो फनायरा। उसकी अविश्वसनीय ताकत किसी ऊर्जा कला से ही आनी चाहिए जिसका वह अभ्यास करता है, शायद एक शाही स्तर की। वास्तव में ये एक मशहूर संत स्तर की कला भी हो सकती है। संत स्तर की ऊर्जा कला। अफनायरा साफ तौर पर हैरान थी। यह सही है, एक ऊर्जा कला जो नश्वरता को पार कर सकती है और संतत्व में प्रवेश कर सकती है। एक पूरा अनुशासन जो प्राचीन काल के एक महान संत से चला आ रहा है। अगर मैं इसे अपने हाथों में ले सकूं। ठीक है, ये मुश्किल नहीं होना चाहिए, फनायरा ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह मुझे मारना चाहता है, इसीलिए वह आखिरकार फिर से दिखेगा। इसके बारे में क्या सोचते हैं बड़े भाई वज्रा? आप कुछ शीर्ष विशेषज्ञों को खोजें और फिर उसे पकड़ने के लिए एक अचूक जाल बिछाएं और उसे उस ऊर्जा कला के बारे में सब कुछ बताने के लिए मजबूर करें। यह हमारे लिए एकदम सही मौका है। अगर यह काम कर जाता है तो हमारे पास नश्वरता को पार करने
और संतत्व में प्रवेश करने का मौका हो सकता है। अब वे सभी ऊर्जा के स्वामी बन चुके थे और मामूली नहीं रहे थे। बहुत बढ़िया, हेमाक्ष ने कहा। हम अब ऊर्जा के स्वामी के तौर पर गर्व से सिर उठा सकते हैं और हमारे कुलों में हमारी स्थिति अब काफी बेहतर हो जाएगी। उन तीनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। वे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण कुलों से थे, लेकिन इस समय तक उनका साधना स्तर कम था। लेकिन अब जब वे ऊर्जा के स्वामी बन गए थे, तो वे डेमी इमॉर्टल एकेडमी के बाहरी परिसर के योद्धा बन गए थे और उनके कुलों के भीतर उनकी स्थिति पूरी तरह से बदल जाएगी और उन्हें पहले से कहीं ज्यादा संसाधन मिलेंगे। और हाँ, वे सभी जानते थे कि यह सब उनके अच्छे भाई छोटू की वजह से हुआ था। उनके बिना उन्हें भी अपनी सफलता पाने में शायद 10 साल और लग जाते और जीवन में कितने दशक काम करने पड़ते हैं। भाई छोटू, नमन ने कहा, हम धन्यवाद कहने में समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप सेज डिफाइड सोसाइटी के नेता हैं, इसलिए हम आपके आदेशों का पालन करने के लिए पहाड़ों पर चढ़ेंगे और आग के समुद्र में तैरेंगे और ऐसा करते समय एक पल भी नहीं हिचकिचाएंगे। हमारे कुलों में हमारी जगह अब अलग होगी, इसीलिए यदि आपको अपने कुल के लिए मदद की जरूरत है तो बस कह दीजिए। एक बार जब मैं बाहरी परिसर में शामिल हो जाऊंगा तो मैं अपने परिवार को वापस संदेश भेजूंगा। जल्द ही मैं अपनी जरूरत के हिसाब से मदद के लिए 10 ऊर्जा स्वामियों को बुला पाऊंगा। क्या वे तुम्हें 10 ऊर्जा स्वामी भेजेंगे? हालांकि छोटू थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपना चेहरा सामान्य कर लिया। ठीक है, चलो बर्फ और बर्फ की इस धरती से बाहर निकलते हैं। एक बार जब हम एकेडमी में वापस आ जाते हैं तो हम योग्यता अंक के लिए अपने रक्त दानव कोर बदल सकते हैं और फिर बाहरी परिसर के योद्धा के रूप में पदोन्नति पा सकते हैं। बातचीत करते हुए वे बर्फ में तेजी से आगे बढ़ते गए। छोटू बहुत अच्छे मूड में था, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत उत्तर पश्चिम के दूसरे हिस्से में रहने वाला वज्रा गुस्से से आग बबूला हो रहा था। किसने सोचा था कि वह बदमाश रक्तान को मारने की मेरी योजना में गड़बड़ी कर देगा? इस समय वह तलवार की ऊर्जा इस तरह से निकाल रहा था जैसे कि वह सर्दियों के सूरज से जुड़ना चाहता हो। धीरे धीरे सूरज की रोशनी एक साथ इकट्ठी हुई और फिर सुनहरी किरणों के रूप में उसके अंदर उतर गई। इससे पहले उसकी तलवार टूट गई थी और अब वह उसे वापस जोड़ रहा था। उसकी कॉस्मिक सन ऑफ फ्लेयर तलवार इन्फर्नल देवता भाले की तरह थी, क्योंकि यह उसकी विकसित तकनीक का एक रूप थी। इसने सूर्य के सार और ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा को इकट्ठा करके असली ऊर्जा के साथ मिलाकर एक दिव्य हथियार बनाया। फिनायरा ने किनारे से कहा, इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है बड़े भाई। हालांकि मुझे उम्मीद थी कि आप उसे मार देंगे और उसकी पहचान उजागर करेंगे। वह कौन सी ऊर्जा कला का अभ्यास करता है? यह शाही स्तर से ऊपर लगता है, इसीलिए मैं कहूंगी कि कम से कम यह एक शाही स्तर की कला है। उसके बारे में कुछ बहुत ही जाना पहचाना सा था। उसके साथ थोड़ा और समय बिताने के बाद शायद मैं उसकी पहचान का अंदाजा लगा सकती हूँ। क्या वह तुम्हें जाना पहचाना लग रहा था? वज्रा ने अपने कंधे के ऊपर से उसकी ओर देखा। मुझे मत बताना कि वह सी गॉड एकेडमी का कोई विशेषज्ञ है। मुझे कुछ पता नहीं है, उसने सोचकर कहा। हालांकि सच्चाई सामने आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। वह जो भी था उसका मेरे खिलाफ कुछ तो जरूर था। आखिरकार उसने मुझ पर पहले हमला किया और वह भी जान से मारने के इरादे से। लगता है कि वह मुझसे नफरत करता है और मुझे मरवाना चाहता है, और चूंकि वह नाकाम हो गया इसीलिए वह निश्चित रूप से फिर से कोशिश करेगा। हाँ, वह बहुत बुरा है, मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ, वज्रा ने जवाब दिया। वह निश्चित रूप से लाइफ सीजर नहीं है, और फिर भी वह उसके जितना ही शक्तिशाली है। अगर यह बात फैल गई तो बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा। वह बेरहमी से मुस्कुराया। हालांकि यह देखते हुए कि उसने मुझसे लड़ाई की, उसने अपनी मौत का फरमान लिख लिया है। तुम सही हो फनायरा, उसकी अविश्वसनीय ताकत किसी ऊर्जा कला से ही आनी चाहिए जिसका वह अभ्यास करता है, शायद एक शाही स्तर की। वास्तव में यह एक मशहूर संत स्तर की कला भी हो सकती है। संत स्तर की ऊर्जा कला? फनायरा साफ तौर पर हैरान थी। यह सही है, एक ऊर्जा कला जो नश्वरता को पार कर सकती है और संतत्व में प्रवेश कर सकती है। एक पूरा अनुशासन जो प्राचीन काल के एक महान संत से चला आ रहा है। अगर मैं इसे अपने हाथों में ले सकूं। ठीक है, यह मुश्किल नहीं होना चाहिए, फनायरा ने कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं। वह मुझे मारना चाहता है, इसलिए वह आखिरकार फिर से दिखेगा। इसके बारे में क्या सोचते हैं बड़े भाई वज्रा? आप कुछ शीर्ष विशेषज्ञों को खोजें और फिर उसे पकड़ने के लिए एक अचूक जाल बिछाएं और उसे उस ऊर्जा कला के बारे में सब कुछ बताने के लिए मजबूर करें। यह हमारे लिए एकदम सही मौका है। अगर यह काम कर जाता है तो हमारे पास नश्वरता को पार करने और संतत्व में प्रवेश करने का मौका हो सकता है। वज्रा यून हेलन की योजना के बारे में जितना सोचता उतना ही उत्साहित होता जाता। यदि वह उस व्यक्ति की साधना तकनीक पा सका तो जल्द ही वह एकेडमी के योद्धाओं के जितना शक्तिशाली हो जाएगा। हालांकि कुलीन योद्धा कुलीन वर्ग के समान थे, लेकिन वास्तव में प्रथम श्रेणी का बनने के लिए किसी को एक उच्च कोटि का योद्धा या उससे भी बेहतर एक पवित्र नवदीक्षित योद्धा बनना पड़ता था।
ये असली शक्ति के पद थे जिनमें किसी को एकेडमी के सभी संसाधनों तक पहुंच मिल सकती थी, जिसमें हजारों वर्षों तक जीवित रहने की क्षमता भी शामिल थी और लगभग कभी न मरने की भी। वज्रा ऐसे लोग तोस्तिसाइन से ईर्ष्या करने से खुद को रोक नहीं सका। अगर वह किसी तरह शाही स्तर की ऊर्जा कला का रहस्य जान सका तो वह कुछ ही दशकों में उच्च स्तर तक पहुंच सकता था, और अगर यह कोई संत स्तर की कला होती तो परिणाम और भी जल्दी मिलते। वह निश्चित रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ता और उसे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता। ये ऐसी शान होगी जिसकी कल्पना कोई उच्च कोटि का योद्धा भी नहीं कर सकता। बेशक फनायरा भी ऐसे ही विचार सोच रही थी। आखिर वह कौन है? वज्रा को भी नहीं पता था कि वह वहां था। वह जमीन के नीचे से निकला जहां ज्यादातर खजाने के भंडार थे। उसे वहां सच में बहुत सारा धन मिला होगा। साथ ही उसे रक्तान की सेज डेविल पेंटिंग भी मिली होगी। साफ है कि वह मुझसे बहुत नफरत करता है। रुको, मुझे मत बताओ कि वह। अचानक उसके विचार एक खास व्यक्ति पर टिक गए। अंत में हालांकि उसने अपना सिर हिला दिया। असंभव, मैंने उस छोटे से रेशमी पायजामे को वायलिन की तरह बजाया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके पास वह ऊर्जा कला या उस तरह का साधना स्तर हो, है ना? इसके अलावा जब उसने बंगिश को हराया तो वह साफ तौर पर 8वें स्तर पर था और पिछली रात का आदमी ऊर्जा का स्वामी था। दोनों के बीच का अंतर इतना ज्यादा है कि उसे मापना मुश्किल है। लगता है कि मुझे अपनी अगली सफलता जितनी जल्दी हो सके हासिल करनी होगी। वापस आने के बाद मैं एकांत में जाऊंगा और लाइफ सीजिंग स्तर तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। चलो बड़े भाई, उसने कहा, यह देखते हुए कि रक्तान अपनी जान बचाकर भाग गया। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपका कोई एहसान चुकाना है। मुझे आश्चर्य है कि उसे कौन बाहर निकालेगा। जेंटलमैन सोसाइटी यहां है, शायद वे ऐसा करेंगे। रक्तान कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है। वह निश्चित रूप से आखिरकार मारा जाएगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है, वज्रा ने थोड़ी चिढ़ के साथ कहा। अचानक उसके चेहरे पर चमक आ गई और उसने देखा कि आकाश से प्रकाश की कई किरणें आ रही हैं। यह देखते हुए कि वे कितनी जोरदार थीं, यह साफ था कि ये नए लोग ऊर्जा के स्वामी नहीं बल्कि लाइफ सीजर थे। और लाइफ सीजर? वह चौंककर धीरे से बोला। हालांकि जैसे ही उसे एहसास हुआ कि नए लोग डेमी इमोर्टल एकेडमी के योद्धा थे, उसका चेहरा तुरंत शांत हो गया। फुट 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 प्रकाश की किरणें पास आईं और जल्द ही 3 व्यक्ति उनके पास उतरे। वे सभी वज्रा की तरह ही उच्च श्रेणी के योद्धा थे। उनमें से 2 पुरुष थे और एक महिला थी, लांगताई यिंगलिंग लुओतियान। उन्होंने अभिवादन के रूप में कहा, जेंटलमैन सोसाइटी, डी डिवाइन एबिलिटी सोसाइटी और 5 लाइटनिंग सोसाइटी के विशेषज्ञ, आप लोग एक साथ काम करके क्या कर रहे हैं? युवती ने कहा, संस्थान के दुश्मनों से निपटने के दौरान आपसी लड़ाई से बचना सबसे अच्छा है। फनायरा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसने कहा, क्या तुम वही प्रतिभाशाली हो जिसके बारे में कहा जाता है कि तुम्हारी रगों में समुद्र देवता का खून है? फनायरा, हाँ महोदया, मैं ही हूँ। फनायरा ने औपचारिक रूप से सिर झुकाया। क्या कोई बात है जिसके बारे में आप मुझसे बात करना चाहते हैं? बड़ी बहन, बड़े भाई? तीनों कुलीन योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा और फिर युवती ने कहा, नहीं नहीं, हम तो बस आदेशों का पालन कर रहे हैं। ये आपके लिए है। इसके साथ ही उसने मुट्ठी के आकार का रक्त के रंग का दानव कोर फनायरा की ओर फेंक दिया। कोर से निकलने वाली खून की गंध अत्यंत चौंकाने वाली थी। एक लाइफ अजीजर रक्त दानव कोर, वज्रा ने कहा। मुझे मत बताओ। हाँ, हम तीनों ने रक्तान पर घात लगाकर हमला किया, उसे मार डाला और उसके रक्त दानव कोर को निकाल लिया। जहां तक इस बात का सवाल है कि हम इसे जूनियर सिस्टर फनायरा को क्यों दे रहे हैं, आपको अनुमान लगाने में समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। क्राउन प्रिंस ने इसका आदेश दिया था। हालांकि हम क्राउन प्रिंस सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं, लेकिन हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए यह स्वाभाविक है कि हम उनके आदेशों का पालन करेंगे। जूनियर सिस्टर फनायरा, अगर आप क्राउन प्रिंस को फिर से देखें तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे लिए कुछ अच्छा कह पाएंगी। हम हमेशा आभारी रहेंगे। फनायरा ने रक्त दानव कोर को दूर रख दिया। चेहरे पर जरा भी बदलाव न लाते हुए उसने कहा, बेशक मैं ऐसा करूंगी। बड़ी बहन और बड़े भाइयों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ घटित हो रहा था उससे वज्रा को बहुत अधिक आघात पहुंचा। उसने मान लिया था कि रहस्यमय और रहस्यमय क्राउन प्रिंस ने फनायरा में केवल एक क्षणिक रुचि दिखाई थी, लेकिन अब यह स्पष्ट था कि उनका रिश्ता उससे कहीं आगे था। जाहिर है क्राउन प्रिंस ने व्यक्तिगत रूप से यह बात फैलाई थी कि जो कोई भी क्रोरन की घेराबंदी में रक्तान को मारेगा, उसे अपना रक्त दानव कोर फनायरा को सौंपना होगा। स्पष्ट रूप से उसमें उसकी रुचि क्षणिक से भी अधिक थी। यह फनायरा वास्तव में कौन है? उसे उसमें क्यों दिलचस्पी है? वज्रा ने जल्दी से अपनी भावनाओं को दबा दिया। हालांकि कौशल और रणनीति के मामले में वह कुछ हद तक विलक्षण था, लेकिन वह धरती जैसा था और क्राउन प्रिंस स्वर्ग जैसा था।
अगर उसने एक भी गलत बात कही तो वह निश्चित रूप से कुचलकर नष्ट हो जाएगा। क्यों ना तुम हमें वापस एकेडमी ले चलो, जूनियर बहन, अन्य कुलीन योद्धाओं में से एक ने कहा। अगर तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ तो क्राउन प्रिंस बहुत क्रोधित होंगे। परेशानी के लिए शुक्रिया, फनायरा ने जवाब दिया। हमेशा की तरह शांत और स्थिर रहते हुए वह उनके साथ हवा में उड़ गई। ओह, वैसे क्या आप तीनों मुझ पर एक एहसान कर सकते हैं? नाम बताओ, लोंगताई ने उत्तर दिया। छोटू नाम का एक नया योद्धा है। वह माहिरा का भतीजा है और अभी अभी डेमी इमोर्टल एकेडमी में शामिल हुआ है। क्या आप पता लगा सकते हैं कि वह रोजाना क्या करता है? अगर हाँ, तो मैं निश्चित रूप से क्राउन प्रिंस के सामने आपकी अच्छी बात कहूंगा। एक नया योद्धा। तीनों कुलीन योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुराने लगे। कोई समस्या नहीं, हम इसे संभाल लेंगे। आपको जल्द ही उसके कार्यक्रम के हर पहलू का पता चल जाएगा, यहाँ तक कि उसके सोने का समय भी। हम डेमी इमोर्टल एकेडमी में अपनी आंखों और कानों के जरिए वह सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं, एफ नायरा ने कहा। मुझे जीवन अवसादन स्तर तक पहुंचने के लिए जल्द से जल्द एकांत ध्यान में जाना होगा। अपने आप पर बहुत प्रसन्नता महसूस करते हुए वह समूह के साथ उड़ गई। सामान्यतः ऊर्जा के परास्नातक दीर्घकालिक उड़ान में सक्षम नहीं थे, लेकिन उनके पास मौजूद ड्रैगन पर्ल की रहस्यमय शक्ति के साथ वह इस संबंध में लाइफ सीजर के समान स्तर पर थीं। एक दिन और एक रात की यात्रा के बाद छोटू बर्फीले उत्तर पश्चिम से बाहर आ गया और वापस डेमी इमोर्टल एकेडमी में पहुंच गया। यद्यपि वह रक्तान को मारने में असफल रहा, लेकिन उसने और उसके दोस्तों ने जो समाज बनाया था उससे काफी लाभ हुआ। इसके अलावा रक्तान को मारने से बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित होता। अगर बात लीक हो जाती तो वह कैसे समझा सकता था कि एक साधारण नए योद्धा ने लाइफ सीजर को कैसे मार दिया? ऐसा कुछ कैसे संभव हो सकता है? यह निश्चित रूप से बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करेगा। इसके बजाय उसने गुप्त रूप से बहुत सारी मूल्यवान लूट हासिल कर ली थी, जबकि उसकी टीम ने दानव कोर का एक अच्छा संग्रह हासिल कर लिया था और ऊर्जा का मास्टर भी बन गया था। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने सूची बनाई और पाया कि उन्होंने मास्टर ऑफ एनर्जी स्तर में 23 पिशाच लुटेरों को मार डाला था। 7वें और 8वें चरण के लुटेरों के मामले में उनके पास सैकड़ों थे। यदि वे यह सब जमा कर दें तो उनमें से प्रत्येक को सैकड़ों योग्यता अंक मिलेंगे और मेरिट अंक ही बाहरी परिसर के योद्धा बनने का एकमात्र तरीका था। बाहरी परिसर के योद्धाओं का जीवन नए योद्धाओं से बिल्कुल अलग था। वे एकेडमी में अपनी इच्छानुसार कहीं भी जा सकते थे और उन्हें स्क्रिप्चर पैवेलियन तक भी पहुंचती, जहां बहुत सारे मार्शल अनुशासन, प्राचीन अभिलेख और इसी तरह की चीजें थीं। इसके अलावा उन्हें लाइफ सीजर से सीधे सीखने का मौका मिलता था। थोड़ा आराम करने के बाद 5 लोगों का समूह एकेडमी के अंदर स्थित एक प्राचीन पत्थर के मंदिर की ओर चल पड़ा। पत्थर के महल का नाम प्रवेश द्वार के ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, कर्तव्य और सदाचार का हॉल। यह वह स्थान था जहां योद्धा योग्यता अंकों के बदले में मूल्यवान वस्तुएं जमा कर सकते थे। कई साल पहले डेमी इमोर्टल एकेडमी में योग्यता अंक प्रणाली को कर्तव्य और गुण प्रणाली कहा जाता था। हालांकि बाद में जब अन्य संस्थान उभरे तो लोगों ने डेमी इमोर्टल एकेडमी की आलोचना करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे बहुत दिखावटी और नाटकीय शब्दों का इस्तेमाल करते थे। इसलिए इसे योग्यता अंक प्रणाली में बदल दिया गया। और फिर भी उन्होंने महल के हॉल का नाम नहीं बदला था। छोटू ने महल के नाम को देखा और महसूस किया कि पराक्रम और पुण्य शब्द विशेष रूप से उपयुक्त थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे कानून और व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इस प्रकार सम्मान। हॉल के अंदर एक बूढ़ा आदमी ड्यूटी पर बैठा था। उसके हाथ में एक स्क्रॉल था जिसका वह अभी अध्ययन कर रहा था, और यह देखते हुए कि उसकी आभा ऊर्जा के मास्टर से भी ज्यादा थी, वह स्पष्ट रूप से एक लाइफ सीजर था। स्वर्णिम आगे बढ़े, आदर पूर्वक झुके और कहा, बुजुर्ग पानिब, हम अपने पिछले मिशन से प्राप्त रक्त दानव कोर को जमा करने के लिए यहाँ आए हैं। ओह, बूढ़े आदमी ने कहा। उसने ऊपर देखा। बहुत अच्छा, उन्हें सौंप दो। नए योद्धा, है ना? लगता है कि तुम सभी अभी अभी ऊर्जा के मास्टर बने हो। संभवतः तुम आउटर कैंपस में पदोन्नत होना चाहते हो, है ना? आप सही कह रहे हैं बुजुर्ग पानिब, हम यही वजह से हैं। इसके साथ ही उन सभी ने अपने द्वारा अर्जित रक्त दानव कोर को सौंपना शुरू कर दिया। जब बूढ़े आदमी ने देखा कि उनके पास कितने मास्टर ऑफ एनर्जी डेमन कोर हैं, तो उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। तुमने वास्तव में इतने सारे पिशाच लुटेरों को मार डाला। लगता है तुम पांचों में कुछ कौशल है। इतने सारे डेमन कोर लगभग 600 मेरिट पॉइंट के बराबर हैं। तुम इसे आपस में बांट सकते हो। इसके साथ ही बूढ़े व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया और एक जेड पट्टिका उड़कर बाहर आई, जिसे छोटू ने आगे बढ़कर पकड़ लिया। अंदर लगभग 600 चमकते हुए बिंदु थे जो यह दर्शाते थे कि अंदर कितने योग्यता अंक हैं। छोटू ने सोचा, बाहरी परिसर का योद्धा होना नए योद्धा होने से बिल्कुल अलग है। इन आवासों को देखिए, अंतहीन बादलों और जल निकायों के दृश्य के साथ एक ऊंचा टॉवर वाकई अद्भुत है। वह जिस इमारत में था वह पूरी तरह से 36 मंजिलों वाली थी। हर मंजिल ऊपर से नीचे तक 30 मीटर ऊंची थी। यह वास्तव में एक भव्य संरचना थी।
यह वह जगह थी जहां बाहरी परिसर के योद्धा रहते थे। कमरे नए योद्धाओं के कमरों से कहीं ज्यादा बड़े थे और इस समय छोटू खिड़की के पास बैठकर बाहर के खूबसूरत सर्दियों के नजारे को देख रही थी। अपने मेरिट पॉइंट्स का भुगतान करने और स्कूल द्वारा प्रदान की गई परीक्षा देने के बाद यह साबित करने के लिए कि वह ऊर्जा का मास्टर है, उसे पदोन्नति मिल गई। अब वह अपने स्वयं के शानदार आवास, एक तिलिस्मी लोक आयाम के साथ एक बाहरी परिसर का योद्धा था। उसके 4 दोस्तों के भी ऐसे ही कमरे थे और वे वहां अपनी चीजें व्यवस्थित कर रहे थे। खिड़कियां शुद्ध क्रिस्टल से बनी थीं, जिनमें एक जाली लगी थी जो सबसे ठंडी हवाओं से बचाती थी, लेकिन सारा प्रकाश अंदर आने देती थी। उनका आवाज लगभग 6000 वर्ग मीटर का था और उसमें वह सब कुछ मौजूद था जिसकी उन्हें संभवतः आवश्यकता हो सकती थी। इसमें एक गोली भट्ठी, इसे शक्ति देने के लिए अपेक्षित लौ, जेड से बना एक बिस्तर और ऊर्जा कलाओं की खेती के लिए आवश्यक सभी प्रकार की अन्य चीजें थीं। दीवारें किसी अज्ञात सोने जैसी धातु से बनी थीं और उन पर लाखों जटिल सजावटी पैटर्न बने हुए थे जो वास्तव में एक जादुई संरचना का निर्माण करते थे। वह संरचना सूर्य और चंद्रमा के सारतत्व तथा स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी, जिससे साधना का अभ्यास 2 गुना उत्पादक हो जाता था। यह आवाज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था तथा यह संप्रदाय की ओर से बाहरी परिसर के योद्धाओं को दिया जाने वाला विशेष पारिश्रमिक था। डेमी इमॉर्टल एकेडमी में लाखों नए योद्धा थे, लेकिन जब बाहरी परिसर के योद्धाओं की बात आई तो उनकी संख्या उस संख्या का 10वां हिस्सा थी और जाहिर है आंतरिक परिसर के योद्धा और भी कम थे। नए योद्धा से आउटर कैंपस में पदोन्नत होना एक बड़ी उन्नति थी। नए योद्धाओं को तरह तरह के बेतरतीब काम सौंपे जाते थे। उनमें से कुछ को तो स्कूल के बाहर खदानों में भी कड़ी मेहनत करने के लिए भेजा जाता था, लेकिन बाहरी कैंपस के योद्धाओं को ऐसा नहीं करना पड़ता था। न केवल उन्हें काम नहीं करना पड़ता था, बल्कि उन्हें कुछ भी न करने के लिए पैसे भी दिए जाते थे। इसका एक आदर्श उदाहरण आध्यात्मिक अभिसरण का निर्माण था, जिसे आवासों में निर्मित किया गया था। ऐसी संरचनाएं केवल शक्तिशाली लाइफ असीजर द्वारा ही स्थापित की जा सकती हैं और जो लोग एक में साधना का अभ्यास करते हैं उन्हें संरचना से ही निरंतर तड़का मिलता है। स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मिक ऊर्जा लगातार उनके छिद्रों में प्रवेश करती है ताकि उनकी मेरिडियन को मजबूत किया जा सके और उनकी ऊर्जा के सागर को फिर से भरा जा सके। कुल मिलाकर इसने साधना को बहुत अधिक प्रभावी बना दिया। जब वह यान हेवन में रहता था तो छोटू ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसी चीजें अस्तित्व में हैं। डेमी इमॉर्टल एकेडमी की तुलना में यान हेवन मूलतः एक झुग्गी बस्ती थी। ये ऐसा मामला नहीं था कि वहां के लोग साधना के लिए मंत्र निर्माण का प्रयोग बहुत कम करते थे। नहीं, ये ऐसी स्थिति थी कि वहां पहले कभी किसी ने मंत्र निर्माण नहीं देखा था। दरअसल छोटू को यह जानकर झटका लगा कि जब वह अपने कमरे से बाहर निकला तो उसे लगा कि बाहर की हवा विषम और गंदगी से भरी हुई थी। इसके विपरीत उसके कमरे की हवा शुद्ध और ताजा थी। इससे उसे लगा कि वह एक तरह से अमर है और उसकी असली ऊर्जा उसके शरीर में और भी तेजी से प्रवाहित होने लगी। छोटू ने मंत्र निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सजावटी डिजाइन को याद करने में भी समय बिताया। इस तरह जब वह जीवन ग्रहण स्तर पर पहुंच गया तो वह सैद्धांतिक रूप से सौर्य कबीला में वापस लौट सकता था और एक समान संरचना स्थापित कर सकता था। इससे यह सुनिश्चित हो जाता कि उसके पिता और भाई अपनी साधना में बहुत तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रकार की मंत्र रचना से लोगों को ऊर्जा कला के 5वें चरण तक पहुंचने में कुछ ही वर्षों में मदद मिल सकती है, जबकि सामान्यतः इसमें दर्जनों वर्ष लग जाते हैं। अचानक छोटू ने दरवाजा खटखटाते हुए सुना। हाथ हिलाकर उसने दरवाजा खोला। भाई छोटू, क्या आप आत्मा के अभिसरण की इन संरचनाओं पर विश्वास कर सकते हैं? स्वर्णिम और अन्य लोग पूरी तरह से गर्वित और प्रसन्न दिख रहे थे। छोटू ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। मैंने सुना है कि आंतरिक परिसर के योद्धाओं में महत्वपूर्ण अभिसरण की संरचनाएं होती हैं, जो आपकी साधना को और भी तेज करने वाली होती है। मुझे आश्चर्य है कि वे किस तरह के होते हैं। खैर, मुझे लगता है कि हमें अधिक योग्यता अंक बचाना शुरू करना चाहिए ताकि हम आंतरिक परिसर के योद्धा बन सकें। अब तक वह वास्तव में उनकी छोटी टीम का नेता था और वे हर चीज से ऊपर उसके शब्दों का सम्मान करते थे। स्वर्णिम ने कहा, हमें आंतरिक परिसर के योद्धा बनने के लिए बहुत सारी मेधावी सेवा करनी होगी। मेरिट पॉइंट बचाने के बजाय हम साधना पर ध्यान क्यों नहीं देते? अगर भाई छोटू लाइफ सीजिंग स्तर तक पहुंच सकता है तो वह एक भी मेरिट पॉइंट का भुगतान किए बिना एक कुलीन योद्धा बन जाएगा। केवल वे योद्धा जिनके पास लाइफ सीजिंग स्तर तक पहुंचने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, वे वास्तव में पदोन्नति पाने के लिए मेरिट पॉइंट खर्च करेंगे। यह सही है, सिफान ने कहा। एक बार जब आप लाइफ सीजिंग स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आप संस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। भाई छोटू, ये सब आपकी बदौलत है कि हम ऊर्जा के मास्टर हैं। ये देखते हुए कि हम आखिरकार बाहरी परिसर के योद्धा हैं, मुझे लगता है कि हमारे लिए घर जाने और अपने पिता से मिलने का समय आ गया है। आखिरकार हमें आधिकारिक तौर पर वहां उच्च पद मिलेंगे और अधिक संसाधनों तक पहुंच मिलेगी।
जाने से पहले हम आपसे यह देखना चाहते थे कि क्या आपके पास हमारे जाने के दौरान हमारे लिए कोई निर्देश है। उदाहरण के लिए आपके कबीले की स्थिति के बारे में। क्या? जहां तक मेरा सवाल है, सौर्य कबीला अब परिवार है और आपके पिता मेरे पिता हैं। मैं शपथ लेता हूं कि हम साथ रहेंगे और साथ मरेंगे और गौरव और दुर्भाग्य दोनों को साझा करेंगे। वास्तव में मैंने अभी कुछ जांच की है भाई छोटू, देवांकर ने कहा। 50,000 किलोमीटर का क्षेत्र जिसमें यान हेवन शामिल है पूरी तरह से युद्ध की लपटों में घिरा हुआ है। मुख्य खतरा सीफॉक है और सच कहूं तो सौर्य कबीला गंभीर खतरे में है। सच में? छोटू ने कहा। क्या आपके पास कोई सुझाव है कि क्या करना है? भाइयों, मुझे पता है कि मेरा कबीला कमजोर है। अगर सीफॉक उन पर हमला करते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? उसे पूरा यकीन था कि स्वर्णिम के पास इस संबंध में एक अच्छा विचार होगा। आपको इसके बारे में हमें घर वापस आने में सिर्फ 1 दिन लगेगा। वहां पहुंचने के बाद हम अपनी नई स्थिति का फायदा उठाकर यानहेवन में कुछ मास्टर्स ऑफ एनर्जी भेज सकते हैं। इसमें सिर्फ 3 दिन लगेंगे। उन्हें भविष्य में सौर्य कबीला को सुरक्षित रखने में सक्षम होना चाहिए और अगर कोई बड़ी मुसीबत आती है तो वे कबीले को पीछे हटने में मदद कर सकते हैं। यह देखते हुए कि हमारे पास अपने अपने कबीलों की शक्ति है, आपकी स्थिति को संभालना बहुत आसान होना चाहिए। भाई छोटू, बस एक ही शर्त है कि आपको हमारे आदमियों को कुछ ऐसा देना होगा जिसका इस्तेमाल करके वे साबित कर सकें कि वे हमारे सहयोगी हैं। बहुत बढ़िया, छोटू ने प्रसन्न होकर कहा। मैं अपने कबीले का मामला तुम्हें सौंप दूंगा। यहाँ 10 स्वर्णिम 9 परिवर्तन गोलियां और 10 बैंगनी स्वर्णिम मेरिडियन मजबूती गोलियां हैं। उन्हें मेरे पिता और मेरे भाइयों को देने के लिए भेज दो। जो कुछ बचेगा उसे कबीले के वफादार सदस्यों में बांटा जा सकता है। बेशक। खैर, मैं कहूंगा कि हमें कुछ अच्छी खबर लेकर लौटने में लगभग 1 महीने का समय लगेगा। हालांकि कौन जानता है, इसमें 10 दिन भी लग सकते हैं। कुछ और बारीकियों पर चर्चा करने के बाद समूह अलग हो गया। एक बार फिर अकेले में छोटू ने संतुष्टि में सिर हिलाया। पिशाच डाकुओं से निपटने के उनके मिशन और उनके द्वारा बनाए गए गठबंधन के बाद वह आखिरकार अपने कबीले की मदद करने का एक अच्छा तरीका लेकर आया था। अब मुख्य बात जो उसे करनी थी वह थी अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करना और आशा है कि वह जीवन ग्रहण स्तर तक पहुंच जाएगा। अपने कमरे के बीच में क्रॉस लेग करके बैठकर उसने सांस लेने के व्यायाम करना शुरू कर दिया। लगभग तुरंत ही उसकी असली ऊर्जा बहने लगी और उसकी मेरिडियन मजबूत हो गई। उसकी हड्डियां और मांसपेशियां साफ हो गईं और उसकी ऊर्जा का सागर ज्वालामुखी की तरह फट गया, जिससे उसके शरीर में गड़गड़ाहट की आवाजें भर गईं। यद्यपि शक्ति के विशाल स्तर को उन्मुक्त किया जा रहा था, किंतु अब उसके ऊर्जा सागर में कोई बिजली का विशालकाय कण नहीं बचा था और इस प्रकार उसके पास जीवन शक्ति का सार उत्पन्न करने का कोई तरीका नहीं था। इसके साथ ही उसने खुद को नरक को चलने वाले गॉड मेमथ की शक्ति में डुबो दिया, जिससे उसका कमरा उसके होश खो बैठा। इसके बजाय उसने 840 मिलियन तारे जैसे खंड देखे, लगभग एक आकाश गंगा की तरह जो गॉड मेमथ जैसा दिखता था। दुर्भाग्य से उन अनगिनत सितारों में भी मौत की आभा थी, सिवाय 20 के जो चमकते हुए चमकते थे। वे 20 प्राचीन मेगा मेहमत थे जिन्हें उसने पहले ही जगा दिया था। उस संपूर्ण विशाल आकाशगंगा की तुलना में 20 तारे लगभग कुछ भी नहीं थे। छोटू को पता था कि अगर वह वाकई सभी 840 मिलियन कणों को जगा देगा तो वह एक देव आत्मा जितना ही शक्तिशाली हो जाएगा। वास्तव में वह खुद एक देवता होगा। जीवन शक्ति का सार उस 21वें कण को जगाओ। अपने विचारों को साफ करते हुए उन्होंने जीवन शक्ति का सार बनाने के प्रयास में अपनी सच्ची ऊर्जा को अपने शरीर के माध्यम से प्रवाहित किया। दुर्भाग्यवश वह जो कुछ भी बनाने में सक्षम था उससे कण में हलचल भी नहीं हुई। उसे जगाना तो दूर की बात थी, उसकी साधना पहले से बिल्कुल अलग ढंग से चल रही थी। वह सचमुच एक अड़चन में फंस गया था। उसने आह भरी, उस बिजली के विशालकाय के चले जाने से मेरी साधना 100 या 1000% तक धीमी हो जाएगी। ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कलाओं की साधना करना निश्चित रूप से आसान नहीं है। अगर मैं एक और कण को जगाना चाहता हूँ तो मुझे वास्तव में ऊर्जा कला स्तर से बाहर निकलना होगा और स्वर्ग से जीवन और महत्वपूर्ण ऊर्जा को जब्त करने में सक्षम होने की स्थिति तक पहुंचना होगा। मेरी वर्तमान गति से उस 21वें कण को जगाने में 20 साल लगेंगे। 20 साल निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं होंगे। हालांकि उसे पता था कि क्या करना है। उसकी ऊर्जा के सागर में हमेशा नरक की आग की क्रूसिबल थी। किसी समय वह इसका उपयोग सभी प्रकार की सच्ची ऊर्जा को परिष्कृत और पिघलाने के लिए कर सकेगा और इस प्रकार सीधे दानव कोर को भस्म कर सकेगा। वह एक विशाल भट्टी की तरह बन जाएगा जो पत्थर को भी पिघला सकता है। ऐसा करते हुए उसने अपनी अंगूठे की अंगूठी को सक्रिय किया, जिससे एक लहरदार नीला दरवाजा खुला जो औषधीय गोलियों की अलमारियों से भरे एक कमरे की ओर जाता था। और हाँ, वहां पूरी तरह से आकर्षक सेज डेविल पेंटिंग थी जो हजारों हजारों मास्टर ऑफ एनर्जी डेमन कोर से बनी थी। साथ ही एक लाइफ सीजिंग लेवल डेमन कोर भी था। उन्होंने जो मंत्र रचना बनाई थी उससे पूरी तरह से पवित्र आभा निकलती थी। मैंने यहाँ जो औषधीय गोलियां जमा कर रखी हैं उनसे मेरी साधना में थोड़ी तेजी आनी चाहिए। दुर्भाग्य से
मुझे नहीं पता कि इनमें से ज्यादातर गोलियां किस काम की है, इसलिए मैं उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता, और संस्थान में ऐसा कोई नहीं है जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा कर सकूं। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। रुको, माहिरा के बारे में क्या? अब चूंकि मैं कैंपस के बाहर का योद्धा हूं, मैं जब चाहूं उनसे मिल सकता हूं। उसके पास कई महत्वपूर्ण कार्य थे, जिसमें उसकी व्यक्तिगत साधना और उत्तर पश्चिम में पिशाच डाकुओं का शिकार करने का मिशन शामिल था। इन सब के कारण उसकी चाची माहिरा का मामला उसके दिमाग से निकल गया था, लेकिन अब वह यहाँ था, एक बाहरी परिसर का योद्धा जिसके पास पहले से कहीं ज्यादा प्रभावशाली साधना आधार था। उसे एकेडमी में अपनी इच्छानुसार आने जाने की आजादी थी। इसके विपरीत जब वह एक नए योद्धा के रूप में था और उसे कहाँ जाना है और क्या करना है, इस बारे में कई नियमों के अधीन था। अब वह माहिरा की तलाश में जा सकता था। इसके अलावा वह संस्थान को बेहतर तरीके से देखने में रुचि रखता था। यह सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ था और मंडपों, कियोस्क, टावरों, पगोड़ा और मंदिरों से भरा हुआ था। यह संरचनाओं का एक बहुस्तरीय भूल भुलैया था जो इतने सारे रहस्यों को छुपाता था कि यह अनुमान लगाना भी असंभव था कि कितने रहस्य थे। उम्मीद है कि इस भ्रमण से फनायरा के बारे में अधिक जानकारी मिल सकेगी। जिस अड़चन में वह फंसा हुआ था, उसे देखते हुए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह निकट भविष्य में उस 21वें कण को जागृत कर पाता। जितना अधिक कोई व्यक्ति नरक को चलने वाले गॉड मेहमत की शक्ति का विकास करता है, उतना ही यह कठिन होता जाता है, खासकर यह देखते हुए कि जीवन शक्ति के सार तत्व की आवश्यकता प्रत्येक कण के जागने के साथ बढ़ती जाती है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक को जगाना पिछले वाले की तुलना में अधिक कठिन था। यही एक कारण था कि ईश्वरीय श्रेणी की ऊर्जा कलाओं का विकास आमतौर पर केवल देवताओं द्वारा किया जाता था, मनुष्यों द्वारा नहीं। यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी अंगूठे की अंगूठी अच्छी तरह से छिपी हुई है, छोटू अपने कमरे से बाहर चला गया और 36वीं मंजिल से सीधे नीचे जमीन पर आ गया। टॉवर की हर मंजिल एक अलग कमरा या हवेली ग्रोटो थी, हर एक अलग बाहरी परिसर के योद्धा का था। हालांकि छोटू उनमें से किसी को नहीं जानता था और वास्तव में बहुत करीब जाने में भी उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इमारत के निचले हिस्से में एक सुंदर पार्क था जिसमें ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती हुई नदियां और छोटे छोटे मंडप थे। यह एक सुंदर जगह थी जहां नए योद्धाओं की टोलियां सफाई करते हुए या पौधों की छंटाई और खाद डालते हुए दिखाई देती थीं। छोटू ने पिछले महीनों में स्वयं भी ऐसे काम किए थे, लेकिन अब उसे ऐसे कामों से छूट मिल गई थी। जब वह आगे बढ़ रहा था तो नए योद्धाओं ने उसके कपड़ों पर ध्यान दिया और सामने की तरफ चमकीले लाल रंग से लिखा हुआ डेमी इमॉर्टल शब्द भी देखा। उनकी आंखों में ईर्ष्या को छिपाना असंभव था। नए योद्धाओं के कपड़ों पर ऐसा कोई निशान नहीं था। उनके कपड़े पूरी तरह सफेद थे, जिससे पता चलता था कि वे बिना किसी शैक्षणिक उपाधि या आधिकारिक पद के व्यक्ति थे। छोटू ने ईर्ष्यालु निगाहों को देखा और आह भरी। डेमी इमॉर्टल एकेडमी में रैंक और पदवी के आधार पर इतनी सख्ती से व्यवस्था की गई थी कि वह कुछ नहीं कर सकता था। ये कल्पना करना भी मुश्किल था कि अगर वह लाइफ सीजिंग स्तर पर पहुंच गया और एक कुलीन योद्धा बन गया तो नए योद्धा उसके बारे में क्या सोचेंगे। वह बगीचे से बाहर निकला और फिर संस्थान के विभिन्न रास्तों से होते हुए इमारतों, पगोड़ा, दीवारों और अन्य दृश्यों से गुजरने लगा। कुछ ही देर में वह राजसी मंदिरों से भरे एक क्षेत्र में पहुंच गया। यह एक शानदार नजारा था। मंदिरों के शिखरों पर चमकते हुए प्रभामंडल थे जो रात के समय भी पूरे क्षेत्र को रोशनी से भर देते थे, और उन सभी को मंत्र संरचनाओं द्वारा संवर्धित किया गया था। यह स्थान एक प्रतिबंधित क्षेत्र था, अभिजात वर्ग के योद्धाओं का कॉलेज। केवल उच्च श्रेणी के योद्धा और लाइफ सीजर ही प्रवेश कर सकते थे। केवल निम्न श्रेणी के योद्धा ही प्रवेश कर सकते थे जिनके पास प्रमाणीकरण टोकन थे। यदि कोई अन्य व्यक्ति अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास करता तो उसे बिना कोई सवाल किए मार दिया जाता। जैसे ही वह उस स्थान के पास पहुंचा और मंदिरों की मंत्र संरचनाओं की महिमा को महसूस किया, उसने खुद को धन्य महसूस किया। उसकी असली ऊर्जा मजबूत होती दिख रही थी और वह अधिक चुस्त और स्वतंत्र महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह शुद्ध हो रहा हो। क्या अविश्वसनीय मंत्र रचनाएं इश्क में हैं, वह बुदबुदाया। कुलीन योद्धाओं के कॉलेज में मंत्र रचनाएं आत्मा अभिसरण की रचनाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि फनायरा और बंगिश ने अपनी साधना में इतनी तेजी से प्रगति का अनुभव किया था। अब जबकि छोटू कई महीनों से डेमी इमॉर्टल एकेडमी में था, उसे कुछ ऐसी बातें समझ में आईं जो पहले रहस्य थीं। बाहरी परिसर के योद्धाओं में आत्मा के अभिसरण की संरचनाएं थीं और आंतरिक परिसर के योद्धाओं में प्राणिक अभिसरण की संरचनाएं भी थीं। प्रत्येक ऐसे उन्नयन ने तेज और अधिक कुशल साधना को जन्म दिया। जहां तक एलीट स्टूडेंट्स के कॉलेज की बात है, उनके पास सम्राटों के दांव की ऊर्जा संरचनाएं थीं। ऐसी संरचनाओं ने उपयोगकर्ता को स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा और सूर्य और चंद्रमा के सार को लगातार अवशोषित करने की अनुमति दी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे किसी को सम्राटों के दांव की ऊर्जा विकसित करने की अनुमति देते हैं। वहां साधना करने से प्राणिक अभिसरण के निर्माण से भी
10 गुना अधिक गति प्राप्त हुई। फनायरा को लगभग तुरंत ही एलीट स्टूडेंट्स के कॉलेज में भर्ती करा दिया गया था और वह राजाओं के दांव की ऊर्जा संरचना के साथ साधना करने में सक्षम हो गई थी। इस प्रकार उसकी प्रगति लगभग अकल्पनीय थी। जब वह इस मामले के बारे में सोच रहा था तो वह वहां खड़ा होकर मंदिरों की महिमा का आनंद ले रहा था और उसे अपनी असली ऊर्जा के उत्तेजित होने का एहसास हो रहा था। यह कल्पना करना कठिन था कि अगर वह वास्तव में अंदर जा सकता तो कैसा होता। अचानक मंदिरों की सीमा से लगे बाहरी कक्षों में से एक जोरदार आवाज आई, तुरंत रुक जाओ। उसने जो गहरी हत्या की मंशा महसूस की उससे वह तुरंत वहीं रुक गया। वह जो कुछ जानता था उसके अनुसार यदि वह एक कदम भी आगे बढ़ाएगा तो उस पर जानलेवा हमला किया जाएगा। बाहरी कक्षों की ओर देखते हुए उसने कई विशालकाय लोगों को निकलते देखा जो एक सामान्य व्यक्ति से 2 गुने लंबे थे। उन्होंने स्टील के कवच के पूरे सूट पहने हुए थे और 2 अर्धचंद्राकार ब्लेड वाले हलबर्ड्स का इस्तेमाल किया। जहां तक उनकी आभा का सवाल है, वे इतने जंगली थे कि ऐसा लग रहा था जैसे प्राचीन काल के जंगलों से निकले हुए टाइटन्स हों। इसके अलावा वे स्पष्टतः ऊर्जा के विशेषज्ञ थे। ये विशालकाय लोग थे जिन्हें एलीट योद्धा अकादमी के प्रवेश द्वार की रखवाली का काम सौंपा गया था। प्राचीन विशालकाय आत्माओं के खून वाले लोगों के पास असीम शक्ति थी और वे सही रक्षक थे। वे किसी भी तरह से भोले भाले नहीं थे और उनकी मेरिडियन सामान्य मनुष्यों की तुलना में 10 गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। एक अकेला व्यक्ति जो ऊर्जा का मास्टर था वह आसानी से 10 साधारण 9वें चरण के विशेषज्ञों को हरा सकता था। उन्हें अक्सर डेमी मॉर्टल एकेडमी में महत्वपूर्ण स्थानों की रखवाली का काम सौंपा जाता था और उनके आदेश सरल थे। सबसे पहले किसी भी अतिचारी को चेतावनी दें और यदि चेतावनी की अनदेखी की जाए तो उन्हें मार डालें। छोटू के साधना आधार के वर्तमान स्तर को देखते हुए उसे लाइफ सीजर से डर नहीं था। कुछ विशालकाय रक्षकों से तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि वह मुसीबत की तलाश में भी नहीं था। आदरपूर्वक हाथ मिलाते हुए उसने कहा, नमस्कार द्वार रक्ष, मैं अपनी चाची माहिरा से मिलने के लिए कॉलेज ऑफ एलीट स्टूडेंट्स में आया हूँ। क्या आप उन्हें सूचित करना चाहेंगे कि मैं यहाँ हूँ? दिग्गजों के नेता ने छोटू को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। उसे सूचित करें, माफ करें, हम व्यस्त हैं, कल फिर आए। ओह, इस बिंदु पर छोटू को एहसास हुआ कि ये लालची विशाल गार्ड योद्धाओं से रिश्वत मांगने का काम करते थे। झगड़ने के मूड में न होते हुए भी और धन संपत्ति से भरपूर उसने अपना हाथ हिलाया और 10 लाख ऊर्जा अभिसरण गोलियों की कीमत का एक बैंक नोट उसके पास उड़ा दिया। कृपया इसे ले लो, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ थोड़ा लचीला हो सकते हैं। ओह, विशाल नेता ने नोट पकड़ा, उसे देखा, फिर उसे दूर रख दिया। हालांकि ऐसा लग रहा था कि वह छोटू को जाने देने का कोई इरादा नहीं रखता था। सुनो बदमाश, हमारे यहाँ 100 पहरेदार हैं। तुम सच में सोचते हो कि एक नोट ही काफी है? हमें क्या करना चाहिए? इसे टुकड़ों में काट देना चाहिए। इस तरह का एक नोट हम में से सिर्फ एक के लिए ही काफी है। मुझे कुछ और खजाने दो, मेरे 100 भाइयों के लिए पर्याप्त, और फिर शायद मैं तुम्हें जाने दूं। क्या? इस क्षण छोटू को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। ये दिग्गज विशेष रूप से उसके लिए चीजों को मुश्किल बना रहे थे। भौहें सिकोड़ते हुए उसने कहा, यह हास्यास्पद है। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम किसी को मेरी उपस्थिति के बारे में सूचित करो। क्या तुम लोग हमेशा ऐसा करते हो? क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि अगर उच्च अधिकारियों को इस बारे में पता चला तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे? सभी दिग्गज जोर जोर से हंसने लगे। मुसीबत में पड़ना? हम यहाँ पहरा देते हैं और अलिखित नियम यह है कि हम अपने पद का उपयोग करके थोड़ा अतिरिक्त पैसा कमा सकते हैं। तुम एक बाहरी कैंपस के योद्धा हम दिग्गजों को भड़काने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम सच में नहीं जानते कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है? हैं? नहीं, भाड़ में जाओ। एक विशाल हाथ हवा में लहराया जिससे एक विशाल बवंडर छोटू की ओर घूमने लगा। बवंडर हवा की तरह की ऊर्जा कलाएं हाथ थी और ऐसी चीज जो बड़े पेड़ों को उखाड़कर हवा में उड़ा सकती थी। जाहिर है ये छोटू जैसे इंसान को बहुत दूर फेंक सकता था। छोटू की आंखें अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गईं और यहाँ तक कि हत्या के इरादे से झपकने लगीं। तुम्हारे पास मरने की इच्छा है? तुम चौकीदारों के झुंड, तुम्हें मेरे लिए परेशानी खड़ी करने के लिए किसने कहा? जैसे ही बवंडर उसकी ओर बढ़ा उसने कुछ ऊर्जा छोड़ी जो तुरंत नष्ट हो गई। फिर उसने एक छीनने वाला इशारा किया जिससे 10,000 कदम के भीतर की सारी ऊर्जा उसकी ओर दौड़ पड़ी। अचानक दर्जन भर दिग्गजों को लगा कि उनकी असली ऊर्जा नियंत्रण से बाहर हो गई है। ऐसा लग रहा था कि यह उनके शरीर से बाहर निकलकर छोटू की हथेली की ओर बह जाएगी। दोनों ही हैरान और क्रोधित होकर अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण पाने के लिए छटपटा रहे थे। हालांकि तभी छोटू ने अपना हाथ खोल दिया जिससे सारी ऊर्जा प्रवाह गायब हो गया। परिणाम स्वरूप जिस वास्तविक ऊर्जा को वे वापस खींचने के लिए संघर्ष कर रहे थे वह अचानक वापस आ गई और उनकी ऊर्जा के समुद्र में जा गिरी। ऐसा लग रहा था जैसे छोटू ने व्यक्तिगत रूप से उन पर प्रहार किया हो। जल्दी से आना। दिग्गजों के मुंह से खून निकलने लगा, यहाँ तक कि उनके नेता के मुंह से भी। बाहरी परिसर का एक योद्धा इतना मजबूत कैसे हो सकता है? नेता ने चौंकते हुए सोचा। एक और हथियाने वाली हरकत करते हुए छोटू ने नेता को हवा में अपनी ओर खींचा, फिर उसे घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर किया।
मुझे पता है कि किसी ने तुम्हें ये सब करने के लिए मजबूर किया है विशाल आत्मा। किसी ने तुम्हें मेरे लिए समस्याएं पैदा करने के लिए कहा था, है ना? लेकिन मुझे तुम्हारे साथ झगड़ा करने का मन नहीं है। अब तुम देख रहे हो कि मैं वस्तुतः एक लाइफ सीजर जितना ही शक्तिशाली हूँ, है ना? एक बार जब मैं अपनी अगली सफलता हासिल कर लूंगा तो मैं आसानी से तुम्हारे लिए समस्याएं पैदा कर सकता हूँ। मैं तुम्हारा जीवन बहुत कठिन बना सकता हूँ। सच्ची ऊर्जा बाहर निकली, नोट पकड़ा और उसे छोटू के पास वापस खींच लिया। मैंने तुम्हें कुछ सम्मान देने के लिए नोट दिया था, लेकिन अगर तुम सम्मान नहीं चाहते हो तो इसे वापस लेने के लिए मुझे दोष मत दो। अब जाओ और माहिरा को सूचित करो कि मैं यहाँ हूँ तुरंत। इसके अलावा मैं तुम्हारी ऊर्जा के सागर में सच्ची ऊर्जा का बीज बोने जा रहा हूँ, इसलिए अगर तुम अवज्ञा करोगे तो मैं तुम्हें तुरंत अपंग बना सकता हूँ।